नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम सब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर से गुज़र रहे हैं। 2 महीने लगभग कोरोना को और लॉकडाउन को चलते हो गए हैं और आगे भी ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा कि इस समस्या से पूरी निजात मिलने में हमें थोड़ा समय लगेगा। ऐसे समय में उन विद्यार्थियों को जो इस कोरोना और लॉकडाउन को लेकर भ्रमित हैं, भयग्रस्त हैं, चिंतित हैं, उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपको कोरोना से और लॉकडाउन से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर हम आ रहे हैं और बहुत सारी कोचिंग, लगभग सभी कोचिंगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आप इस कोरोना की महामारी को एक समस्या नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा समय है जब आपको सुरक्षित भी रहना है और पढ़ना भी है। तो आप घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और घरों में रहेंगे तो आप पढ़ाई के साथ ज़्यादा टाइम व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही गोल्डन चांस है आपके लिए। मैं उन दोस्तों से, उन विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ जो रीट की तैयारी को लेकर के चिंतित हैं, जो रीट की परीक्षा को लेकर के चिंतित हैं कि परीक्षा कब होगी, सिलेबस क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, इन सारी समस्याओं का आपको विचार नहीं करना है। सिलेबस क्या है, इसके बारे में शिक्षा मंत्री जी ने आपको बता ही दिया है कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। परीक्षा कब होगी उसके लिए आपको डेट भी दे रखी है सरकार ने। पहले ही एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था, 2 अगस्त को, अब सरकार उसको सितंबर में कह रही है। अगर परिस्थितियां सामान्य रहीं तो ये एग्ज़ाम सितंबर में, और सितंबर नहीं तो इस 2020 के से में दिसंबर तक कहीं ना कहीं एग्ज़ाम होने की संभावना है। दोस्तों, हमें ऑनलाइन क्लासेस हम नहीं ले पा रहे हैं, आपको डरने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में आ रहे हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी उसी तरह, या मैं कहूँ कि ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है ऑनलाइन में, क्योंकि इसमें आपका आने जाने का टाइम और पैसा बचेगा। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये आज थोड़ा सा रीट की तैयारी कैसे करें, भाई कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ें, तो उस चीज़ पर हम बात करेंगे दोस्तों आज। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि रीट में क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, ये रीट REET, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, यानी कि टीचर्स की तैयारी के लिए ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और आजकल रीट के माध्यम से ही, रीट में अगर अपना उसमें आते हैं परसेंटेज में, उस मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो उसी के बिहाफ पे नौकरी इसमें मिलती है। इसमें कुछ वेटेज का सिस्टम है, 70-30 का रेशो था पहले कि 70% तो रहेगा इस एग्ज़ाम का और 30% रहेगा आपके स्नातक की डिग्री का। तो दोस्तों, उस चीज़ पे सरकार सोचेगी कि वो वेटेज क्या रहेगा, कैसे रहेगा, हमें नहीं विचार करना है। हमें सिर्फ इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। हमारे हाथ में जो हो गया है वो नहीं है, जो होना है अब तो एग्ज़ाम ही होना है, तो उस एग्ज़ाम के बारे में ही हमें सोचना है, उसी की तैयारी में लगना है। तो देखिए दोस्तों, रीट में 2 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 में BSTC, जिन्होंने BSTC किया हुआ है वो बच्चे लेवल 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और लेवल 2 में जिन लोगों ने B.Ed किया हुआ है वो लोग इसमें आ सकते हैं। B.Ed के साथ में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, कुछ लोग इसमें आर्ट्स ग्रेजुएट होंगे और कुछ लोग इसमें साइंस ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, तो जो लोग लेवल 2 में आर्ट्स ग्रेजुएट हैं वो SST का पेपर देंगे, और जो लोग साइंस ग्रेजुएट हैं वो साइंस का पेपर देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि BSTC, देखिए इसमें 3 BSTC हो, चाहे SST वाला हो, चाहे ये साइंस मैथ वाला हो, इसमें 3 चीज़ें तो आपकी कॉमन है। जैसे भाषा की अगर अपन बात करें तो भाषा 1, इन भाषाओं में आपको हिंदी,
अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इन भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनना पड़ता है लैंग्वेज 1 में और किसी दूसरी भाषा को चुनना पड़ता है लैंग्वेज 2 में। यानी कि कम से कम 2 भाषाएं आपको यहाँ से चुननी पड़ेंगी। हिंदी अंग्रेजी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, चाहे वो हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन हो सकता है, चाहे वो अंग्रेजी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इस तरह कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कम से कम 2 भाषा आपको चुननी पड़ेंगी। वो एसएसटी वालों को भी इसी तरह करना पड़ेगा और साइंस मैथ वालों को भी ये दोनों लैंग्वेज चूज करने पड़ेंगे, चाहे उन्होंने अब वो हिंदी कभी पढ़ी है, चाहे संस्कृत 10वीं तक तो सबने पढ़ी है, तो उनको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, इनमें से कोई 2 भाषाएं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में चूज करनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का वेटेज 30-30 मार्क्स का है। सब में बराबर है 30 नंबर 30 क्वेश्चन, 30 नंबर 30 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा तीसरा है साइकोलॉजी, जो कि कॉमन है तीनों में, मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, साइकोलॉजी एंड पैडागॉजी। ये वाला पोर्शन भी सबके कॉमन है तीनों में। ये भी 30 मार्क्स की 30 क्वेश्चन आपको आएंगे दोस्तों। तो इन 3 चीजों में तो ये सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, इसमें सिलेबस में भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है, यानी कि तीनों के लिए वही लेवल 1 वाला पड़ेगा, वही एसएसटी वाला पड़ेगा, वही साइंस मैथ वाला पड़ेगा। अब दोस्तों, क्योंकि जो हमारे जिस स्ट्रीम के हैं हम, उस हिसाब से इसमें सब्जेक्ट का, क्योंकि हमें पता है कि लेवल 1 वाला पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाता है और लेवल 2 वाला 6ठी से लेकर के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए टीचर होता है। तो यहाँ पे क्योंकि पहली कक्षा से लेकर के 5वीं तक कॉमन सब्जेक्ट चलते हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, मैथ्स, इस तरह के सब्जेक्ट चलते हैं, तो उसी तरह की प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे लेवल 1 में बीएसटीसी वाले मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि 10वीं के स्तर की मैथ्स होगी, 11-12 की नहीं, केवल 10वीं क्लास के स्तर की मैथ्स। 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ पे। और पर्यावरण में भी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन। वो पर्यावरण क्योंकि पहली से 5वीं क्लास के बच्चे पर्यावरण पढ़ते हैं, तो ये 30 नंबर की आपकी पर्यावरण। ऐसे करके 150 नंबर के 150 क्वेश्चन आएंगे लेवल 1 में। एसएसटी की अगर अपन बात करें तो आर्ट्स ग्रेजुएट जो हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में जिनके पास आर्ट्स के विषय रहे हैं, वो लोग सोशल स्टडी या सामान्य अध्ययन, जिसको एसएसटी बोलते हैं, ठीक है, तो वो एसएसटी के 60 क्वेश्चन इसमें उनको दिए जाएंगे। इन एसएसटी के क्वेश्चन में इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के प्रश्न इनसे बच्चों से पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न, ठीक है। अब साइंस मैथ की बात आती है। साइंस मैथ में सब्जेक्ट के बिहाफ पे मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे और साइंस के जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि सबके लिए 150 यानी 150 नंबर के 150 प्रश्न। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। सब 3 सब्जेक्ट कॉमन है, भाषा 1, भाषा 2 और साइकोलॉजी, ठीक है। केवल अंतर है तो आपके यहाँ के सब्जेक्ट में, यानी कि ये 60 मार्क्स का जो मामला है, ये सबके लिए अपने ही विषय से संबंधित आएगा, जिनको वो बच्चे अपनी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात ये तो हो गई सिलेबस की, कि ये तो आएगा आपके सिलेबस में। अब बात है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, किन चीज़ों को पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो मैं उन विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, क्योंकि सारे 30 नंबर, ये 150 जो मार्क्स हैं, सबका वेटेज बराबर है, क्योंकि हम बचपन से भाषाएं पढ़ते आए हैं। साइकोलॉजी का हम कम उपयोग करते हैं, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए हमें साइकोलॉजी आना जरूरी है, एक सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होता है वो तो अपना ही विषय होता है, क्योंकि वो विषय हमने पढ़ा हुआ होता है। आज अगर साइंस ग्रेजुएट कोई अगर मैथ्स और साइंस की बात करें तो उसका कमांड होगा इस पे। तो ये 60 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसटी के भी ये 60 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिलेक्शन अगर करवाएंगे तो ये 60 नंबर ही आपको करवाएंगे। आप सोचो कि मैं इन तीनों चीज़ों को पढ़ जाऊं या अकेली साइकोलॉजी को पढ़ जाऊं, यहाँ आपका स्कोर कम हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ तो फोकस करना ही है अच्छे से अच्छा, ठीक है। यहाँ पे लेवल 1 वाले मैथ्स और पर्यावरण के 60 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। इसके बाद में जो वेटेज होता है वो होता है दोनों भाषाओं का।
आपने लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में जो भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी जो भी लैंग्वेज आपने चूज की है उस लैंग्वेज पे आपको फोकस करना है, क्योंकि बचपन से हम उन भाषाओं को पढ़ते आए हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, मनोविज्ञान को इतना ज़्यादा मतलब भयभीत होते हैं मनोविज्ञान और पेडागॉजी से कि वो ज़्यादातर टाइम मनोविज्ञान को देते हैं, जबकि उनको ये पता है कि 30 नंबर का ही है और 30 में से 30 ही आएंगे, इससे ज़्यादा तो आने से रहे। इसलिए बच्चों मनोविज्ञान पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है और डरने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एवरेज इसमें पढ़ जाएंगे तो भी 15, 20, 25 नंबर आप इसमें ला सकते हैं। लेकिन एक तो अपना सब्जेक्ट जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मैं 60 में से 60 ला सकता हूँ, ठीक है, इन वाले लैंग्वेजेस में स्टूडेंट बोल सकता है कि मैं पूरे 60 में से 60 ला सकता हूँ। दूसरा भाषा, किसी का हिंदी पे ज़्यादा अच्छा कमांड है, 30 में से 30 ला सकता है। किसी का अंग्रेजी पे कमांड है, 30 में से 30 ला सकता है। किसी का संस्कृत पे कमांड है, 30 में से 30 नंबर ला सकता है, आ भी सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं मनोविज्ञान में 30 में से 30 लेके आ जाऊंगा। कारण है भाई, अप्लाइड होता है, अप्लाइड में हो सकता है 1-2 क्वेश्चनों का इधर उधर ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए अपन को पढ़ना तो है अच्छे तरीके से, पर इसको सबसे ज्यादा वेटेज नहीं देना है यहाँ पे। दूसरा ये तो हो गई कि भाई इन पेपर्स में हम कैसे टाइम दें, सबको आप बराबर टाइम दें, अपने विषय को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। दूसरी चीज़ आती है कि भाई कितना पढ़ें, तो हर किसी की पढ़ने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई 10 घंटे भी पढ़ लेता है, कोई 8 घंटे भी पढ़ लेता है। तो जो बच्चा जिस स्पीड से, जिस गति से पढ़ना चाह रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, इट्स ओके, पर फिर भी आपको नियमित रूप से, पहली चीज़ है रेगुलर स्टडी। आप 3 दिन तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, 8-8 घंटे पढ़ लिए, लेकिन आपने 3 दिन इंजॉय कर लिया, एकदम किताबी हाथ में नहीं उठाई, वो गलत है। आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, 5 से 6 घंटे आप रोज पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। ऑथेंटिक किताबें क्या पढ़ें, बच्चे पूछते हैं सर क्या पढ़ें। एक तो बाजार में उपलब्ध गाइडों से बचें, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा आप एनसीईआरटी की स्कूल में जो बुक्स चल रही हैं 10वीं क्लास तक, उन किताबों को ज़्यादा पढ़ें आप। दूसरा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें आप। जो कुछ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कुछ किताबें हैं उनको आप ज़्यादा पढ़ें, ताकि क्योंकि ऑथेंटिसिटी उन किताबों में आपको ज़्यादा मिलेगी। गाइडों में कई बार गलत चीज़ें दे देते हैं, छोटे छोटे प्रश्न और इतना सारा मैटर दे देते हैं, कचरा, उसमें से आप ये नहीं छांट पाएंगे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। दोस्तों ये एक ऐसा एग्जाम है कि इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या पढ़ें, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ें। कई बच्चे इतनी छोटी छोटी चीज़ों में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि मेन फोकस जिन चीज़ों पे होना चाहिए वो चीज़ें उनसे छूट जाती हैं। इसलिए दोस्तों आपको हर विषय को बराबर मात्रा में पढ़ना है, बराबर वेटेज देना है। एक बार में जैसे आप मान लो सपोज करो आपने 10 दिन की स्ट्रेटजी बनाई, तो उन 10 दिनों में 15 दिनों में आप केवल 2 ही सब्जेक्ट काम में लें। आप पांचों विषय एक साथ ना पढ़ें, मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, आप 2 या 3 विषय एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात ये आती है कि भाई कहाँ से पढ़ें, तो पता चल गया आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, कुछ आप अच्छे गाइड जो टेक्स्ट बुक आती हैं अच्छे राइटर्स की उनको भी आप पढ़ लें, ठीक है। इसके अलावा इनमें बच्चों एक देखने की बात है, जैसे सपोज करो आपने भाषा पढ़ी, हिंदी भाषा को ले लें, चाहे अंग्रेजी को चाहे संस्कृत को, बच्चा व्याकरण में इतना टाइम लगाता है कि शिक्षण विधियों वाला पोर्शन, अब इसमें जो 30 नंबर की जो भी लैंग्वेज हैं दोनों, इनमें 15-15 की यूनिट बटी हुई है। 15 में तो आएगी व्याकरण और 15 में आएगी टीचिंग मेथड। दोस्तों आपको दोनों को वेटेज देना है। 15 केवल व्याकरण ही, व्याकरण में से नंबर नहीं लाने, आपको 15 नंबर शिक्षण विधियों के, टीचिंग मेथड के भी हैं, वो भी आपको लाने हैं। इसलिए आपको यहाँ पे पूरे 30 नंबर पे काम करना है, नियमित रूप से पढ़ना है, डरने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों आपके लिए खुशखबरी ये है कि जागृति क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आ रहा है, जो कि सभी बच्चों के लिए फ्री रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एक भी टॉपिक रीट का छूटेगा नहीं, चाहे वो लेवल 1 का हो, लेवल 2 एसएसटी का हो, लेवल 2 साइंस मैथ का हो, हर टॉपिक पे हम आपको वीडियो क्लास देंगे बेहतर फैकल्टी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो आप आगे हमारे नियमित वीडियो देखें, और 20 मई से हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को लाइव देखें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रेगुलर नोट्स भी बनाएं और आगे हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।